हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज तक जो अपने एपिसोड निकले हैं, 8 एपिसोड निकल गए हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो उसके अंदर हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों के डेवलपमेंट पढ़ लिए अच्छी तरह से। और हमारे पास यहाँ 8 जो एपिसोड हुए हैं उसके अंदर हमारे पास पूर्ण रूप से यानी किस प्रकार से मेल गैमेट बनते हैं और किस प्रकार से फीमेल गैमेट्स या ओव्यूल का निर्माण होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा 9 नंबर एपिसोड में वो होगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन। परागण की बात करें तो सिंपल सी बात आती है कि किसी भी आवर्तबीजी पादप के अंदर जैसे एक जनरल पुष्प हो गया, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, नर जननांग हो गया, ये मादा जननांग हो गया, ये एंथर हो गया। एंथर के डिशन या सफुटन के दौरान जो पोलन ग्रेन या जो पराग कण जो बाहर निकलते हैं वो पराग कण पराग कोश से निकल के स्त्री केसर या कार्पल या अंडक की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पे आके क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो पोलन ग्रेन का एंथर के स्फुटन के उपरांत वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी, अपने 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं इनको। तो बात आती है कि पॉलिनेशन या परागण की क्रिया किन कारकों के द्वारा या फैक्टर्स के द्वारा संपन्न होती है। तो दो प्रकार के फैक्टर पड़ते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक की बात करेंगे तो उसमें चींटी है, चमगादड़ है, मनुष्य है, कीट है, पक्षी है, किसी के द्वारा पोलन ग्रेन क्या हो सकते हैं, स्थानांतरण हो सकते हैं। और अजैविक कारक के अंदर हवा है, पानी है, दूसरे अन्य कोई इक्विपमेंट या साधन हो सकते हैं जिनके द्वारा पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए। फिर टाइप्स की बात करते हैं पॉलिनेशन या परागण की, तो वो दो प्रकार का हो जाएगा, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण की बात करें तो किसी भी पुष्प के पराग कोश या एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी पुष्प की स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। जैसे जनरली ये पुष्प लगा है, ये ब्रांच हो गई, ये लीफ हो गई और यहाँ पे एक पुष्प है, तो इसी के पोलन ग्रेन निकले, इसी वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, स्वपरागण हो गया। एक स्वपरागण का दूसरा टाइप और आता है सहजातीय परागण। सहजातीय पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक पादप के ऊपर बहुत सारे पुष्प लगे होते हैं, तो एक पुष्प से, जैसे इस पुष्प से एंथर से परागकण निकले और अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे न पहुंच के उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के ऊपर जाके गिर जाए, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, क्रियात्मक रूप से स्वयुग्मन। क्या कहलाएगा, क्रियात्मक रूप से स्वयुग्मन कहलाएगा, क्योंकि वो एज ए परपरागण भी मान सकते हैं। परपरागण तो इसलिए मान लिया कि परागकण निकल के अपनी वर्तिकाग्र पे नहीं आ रहा है, अपनी पुष्प की दूसरे पुष्प पे आ रहा है, दूसरे पे जा रहा है, तो उसको हम परपरागण बोल देंगे। पर यहां पे ट्रू परपरागण या सत्य परपरागण न कह के उसको असत्य मानेंगे, क्योंकि जेनेटिकली रूप से या अनुवांशिक रूप से वो स्वपरागण का ही प्रकार है, क्योंकि एक ही पादप के ऊपर बहुत सारे पुष्प है, एक पुष्प से पोलन ग्रेन निकले और अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पे न जाके उसी पादप की दूसरी वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, तो वो गमन करके गया है। गमन करने के कारण उसको हम परपरागण के अंदर डाल देते हैं कि वो क्रियात्मक रूप से परपरागण हो गया। पर जेनेटिकली या अनुवांशिक रूप से देखें तो वो एक ही पादप के पोलन ग्रेन हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। परपरागण की बात आती है कि हमारे पास जैसे मटर का उद्यान हो, पाइसम स्टाइवा, उसके अंदर एक पादप से परागकण निकले, किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाके गिरे, तो वो क्या कहलाता है, परपरागण कहलाएगा, सत्य परपरागण। परपरागण में राजस्थान बोर्ड में एक सिम्बायोसिस या सहजीवन का उदाहरण बहुत बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सहजीवता का या सहजीवन का उदाहरण देते हुए आप परागण को बताइए। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे आवर्तबीजी पादपों के अंदर एक पुष्पीय पादपों का समूह है जिसको बोल देते हैं हमें यक्का प्लांट। क्या बोल देंगे, यक्का। यक्का पादप के अंदर क्या होता है कि वो एक कलशनुमा पुष्प होगा, बंद पुष्प होता है, और उसके ऊपर मोथ कीट या स्लभ कीट होते हैं ना, वो जाके और उस पुष्प के ओवेरी के अंदर जाके अपने निषेचित अंडे त्याग देती है मादा स्लभ कीट, जिसके कारण क्या होता है कि उस पुष्प के अंदर तो होगी परागण की क्रिया, बदले में उसके स्लभ कीट के या जो मोथ कीट है उसके जो एग है, निषेचित एग है, उनको क्या मिल जाती है, सुरक्षा और पोषण प्राप्त है। तो दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। यक्का प्लांट के अंदर पॉलिनेशन परागण हो गया
और मोथ या सलभ कीट के अंडों को सुरक्षा और पोषण प्राप्त हो गया। तो वो उनके अंदर जो लाइफस्टाइल है, उनका जो जीवन है, उसको हम क्या बोल देंगे, सिम्बायोसिस या सहजीवन बोल देते हैं। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है, जैसे परागण की क्रिया होगी, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके गिर गए, गिरने के बाद में पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो हमने पहले पढ़ लिया, जर्मिनेशन होने के उपरांत जो पोलन ग्रेन था उससे पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, उसके पीछे पीछे दो मेल गैमीट्स या नर युग्मक थे। वो नर युग्मक आगे चल के कौन सी क्रिया संपन्न करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न कराते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन यूं कह सकते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट या नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया या फ्यूजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के प्रोन्यूक्लियाई या प्राक केंद्रकों का संलयन भी क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना के उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया, निषेचन की क्रिया, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, दो मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस कैसे बनेंगे और फर्टिलाइजेशन के अंदर ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन या युग्मक संलयन किसे कहते हैं, त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन क्या होगा, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का किस प्रकार से निर्माण होगा। तो एक जल्दी से सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मैच्योर ओव्यूल होगी, परिपक्व बीजांड, इसके अंदर ये एग सेल होगी, दो इसकी हेल्पिंग सेल्स हो जाएगी, पीछे हमने ये डायग्राम पढ़ लिया है, तीन एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी, बीच में पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक हो गया। अब ये ओव्यूल हो गया, इसके चारों तरफ हम ओवरी वाल या अंडा से भित्ति बना लेंगे तो एक कंप्लीट फ्लावर बन जाएगा। जैसे यूं देख लेते हैं इसको, बाहर इसके ओवरी वाल और बना देते हैं, ये लो ओवरी वाल बन गई। ओवरी वाल बनते हैं, यहां पुष्पासन बना देते हैं, पुष्पासन बना के इसको परव संधि से चिपका देते हैं, ये लीफ बना दें, कंप्लीट फ्लावर। यहां स्टिग्मा बना लेते हैं, अब जैसे ही एक पुष्प की वर्तिकाग्र पे बहुत सारे जातियों के पोलन ग्रेन आके गिरेंगे, जैसे ये मटर का पुष्प है, ये जरूरी नहीं है कि सभी पोलन ग्रेन इस पे मटर ही प्रजाति के हो, बहुत सारी प्रजातियों के पोलन ग्रेन आके गिर सकते हैं। पर जर्मिनेशन या अंकुरण किसका होगा, सहजातीय पोलन ग्रेन का ही, सहजातीय परागकण ही अंकुरण कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन की जो बाह्य भित्ति है एक्जाइन, एक्जाइन के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन प्लस स्टिग्मा भाग के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन के अंदर पारस्परिक क्रिया होगी, और उसी पारस्परिक क्रिया होने के कारण ही सहजातीय पोलन ग्रेन ही क्या कर पाएंगे, जर्मिनेट या अंकुरण कर पाएंगे। अन्य पोलन ग्रेन क्या नहीं कर सकते, अंकुरण नहीं कर सकते। इसको हम एक सिंपल कि मान लिए कि अब दूसरी जाति के पोलन ग्रेन जर्मिनेशन करें तो करें, कब कर सकते हैं, कैसी कंडीशन में, उसमें क्या होगा, किसी पोलन ग्रेन को बहुत कम मात्रा में पोषण पदार्थ की आवश्यकता हो और उसको अत्यधिक पोषण प्राप्त मिल गया किसी स्टिग्मा पे, तो वो पोलन ग्रेन क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट तो कर जाएगा, अंकुरण कर जाएगा, पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया सहजातीय नहीं होने के कारण उसमें संपन्न नहीं होगी। जैसे एक स्लाइड ले लेते हैं, उस स्लाइड पे 10% शर्करा का घोल डाल के और उसके ऊपर बहुत सारे जातियों के हम पोलन ग्रेन डाल देंगे, तो जिसके लिए वो 10% शर्करा का घोल अनुकूलित होगा वो तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएंगे, बाकी पोलन ग्रेन क्या नहीं करते, जर्मिनेशन नहीं करते। मान लिया इस पोलन ग्रेन को 5% चाहिए और मटर को सहजातीय है उसको 10% शर्करा का घोल चाहिए, तो ये 5% वाला इस 10% पे क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, पर वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न नहीं करेगा। अब जैसे ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ और पोलन ट्यूब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये पोलन ट्यूब बना देते हैं। इसमें पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होगा, इस पे जो न्यूक्लियस होगा उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल देंगे, कायिक केंद्र, और इसके पीछे पीछे दो मेल गैमीट्स आएंगे, नर युग्मक, मेल गैमीट। तो सबसे पहले कि जैसे पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पे आके गिरे, उन्होंने जल, शर्करा प्लस पोषक पदार्थों को अवशोषित करके वो फूल जाते हैं,
फूल जाने के कारण पोलन ग्रैन की जो अंत भित्ति होती है एंटाइन, जो हमने पहले बताई थी पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, वो इंटाइन जो होती है वो पोलन ट्यूब के रूप में वृद्धि करके और एक्जाइन भाग के अंदर पाए जाने वाले जो जर्म पोर्स या जो जनन छिद्र होते हैं उनकी संख्या हमने बताई कि कम से कम 1 और अधिकतम 3 होंगे। तो एक ही जर्म पोर से पोलन ट्यूब क्या करेगी, अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलेगी, बाकी 2 पोलन जर्म पोर से वो बाहर नहीं निकलेगी। तो सिंगल पोलन ट्यूब क्या कर गई, वृद्धि करती हुई और कहां तक पहुंच जाएगी, अंडाशयी क्षेत्र तक, ओवेरी जोन तक पहुंच जाएगी। ओवेरी जोन तक पहुंचने से पहले हम क्यों कहेंगे कि जैसे ही पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, निर्माण होते ही स्टिग्मा, ये कौन सा भाग है अपना, स्टिग्मा, ये कौन सा हो गया, स्टाइल। पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवेरी जोन या अंडाशय क्षेत्र तक पहुंचेगी। तो सबसे पहले जैसे पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ, स्टिग्मा को चीरती हुई जैसे स्टाइल भाग में आई, तो स्टाइल भाग एक बंद ट्यूब या नलिका के समान होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी भित्तियां एक दूसरे के साथ पेक्टिन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो उसी दौरान पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है वो विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स का स्रावन करेगा, जिसको पेक्टिनेज एंजाइम बोल देंगे। वो पेक्टिनेज एंजाइम स्टाइल की सेल्स जो पेक्टिनेज के द्वारा जुड़ी होती है उस पेक्टिन को क्या कर देगा, घोल देगा। घोलने के कारण सभी सेल्स एक दूसरे से पृथक हो जाती है और पोलन ट्यूब को वृद्धि या आगे मूवमेंट करने के लिए क्या प्रदान हो जाता है, रास्ता प्राप्त हो जाता है। तो पेक्टिनेज एंजाइम का स्रावन करेगी पोलन ट्यूब और पेक्टिन का घुलना, और घुलने के उपरांत सभी सेल्स एक दूसरे से पृथक हो जाएगी और पोलन ट्यूब को स्टिग्मा स्टाइल से रास्ता प्राप्त हो जाएगा। जैसे पोलन ट्यूब इस ओवेरी जोन पे पहुंची है, अंडाशय क्षेत्र पे पहुंची है, तो अंडाशय क्षेत्र पे पहुंचते पोलन ट्यूब का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस ही पोलन ट्यूब की लंबाई का निर्धारण करता है। जब तक पोलन ट्यूब अंडाशय क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है तब तक ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक्टिव रहता है और पोलन ट्यूब को वृद्धि कराता रहता है। जैसे मक्का के अंदर सबसे लंबी पोलन ट्यूब पाई जाती है, अन्य पादपों में छोटी हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्टाइल पे निर्भर करती है। जितनी अधिक स्टाइल की लंबाई होगी पोलन ट्यूब उतनी क्या हो जाएगी, लंबाई की होगी। तो पोलन ट्यूब की लंबाई कौन निर्धारित करेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जैसे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस अंडाशय क्षेत्र पे पहुंचेगा तो अंडाशय क्षेत्र पे पहुंचते ही ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाएगा। जैसे ये हमारा बीजांड का कौन सा द्वार कहलाता है, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार। अंडाशय क्षेत्र पे पहुंचते ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड या बीजांड द्वार की ओर मुड़ जाती है। तो यहां तो मुड़ने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने ओव्यूल कैसा बनाया है, ऑर्थोट्रोपस बनाया है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जैसे ये माइक्रोपाइल हो गया, ये चालाजा एंड हो गया, और ये इसका फ्यूनिकल या बीजांड वृंत हो गया। तो यहां पे माइक्रोपाइल, चालाजा और बीजांड वृंत 180 डिग्री के कोण पे विद्यमान है, यानी एक सीधी रेखा में है। ये तो हो गया ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल, यानी रिज्जू टाइप का। एक इसका अपोजिट आता है जिसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का यहां डायग्राम बना ले थोड़ा सा। अब एनाट्रोपस होगा, इसके अंदर एनाट्रोपस में क्या होगा, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों पास पास में आ गए, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल। जैसे इस ओव्यूल को यूं घुमाएं 90 डिग्री पे आएगा और घुमा देंगे 180 डिग्री के कोण पे, घूमते ही ये माइक्रोपाइल एंड किसके पास आ गया, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत। इसको फ्यूनिकल बोल देते हैं। ये चालाजा हो गया और ये माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक पास पास में होने के कारण, तो अब यहां से पोलन ट्यूब जो आ रही है तो अंडाशय जोन में तो पहुंच गई। अंडाशय जोन में पहुंचते ही ये क्या करेगी, ओव्यूल की जो आउटर इंटेगुमेंट है बाह्य भित्ति के पास से होती हुई घूम के और कहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी, ये बीजांड द्वार की तरफ। तब ये सब बोलते हैं यहाँ पे कि पोलन ट्यूब अंडाशय क्षेत्र पे पहुंचने के बाद में वो बीजांड द्वार की तरफ मूवमेंट करेगी। जैसे ये एनाट्रोपस हो गया, कंपाइलोट्रोपस हो गया, शीर्षेनोट्रोपस हो गए, कई प्रकार के, यानी आवर्त बीजों के अंदर लगभग 6 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ओव्यूले पाए जाते हैं। तो यहां हमने सिंपल ओव्यूल जो ज्यादातर आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है उसको हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। तो जैसे पोलन ट्यूब अंडाशय क्षेत्र में पहुंची, माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ जाएगी। माइक्रोपाइल एंड की तरफ आते ही इसका शीर्ष भाग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
टूटने के बाद में ये पोलन ट्यूब अंडाशय क्षेत्र से एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर जाएगी। किसमें प्रवेश कर जाएगी? एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी। इसमें भ्रूण कोश में प्रवेश करते ही, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। जैसे ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी, इसका शीर्ष भाग टूट जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस नष्ट हो जाएगा और दोनों मेल गैमीट इस एम्ब्रियो सैक में आ जाएंगे। दोनों मेल गैमीट किस में आ जाएंगे? एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर आते ही एक मेल गैमीट एग सेल के साथ, जैसे ये क्या होगी? एग सेल, अंड कोशिका, प्लस में एक मेल गैमीट इसके साथ फ्यूजन या संलयन कर जाएगा। मेल गैमीट दोनों मिलके क्या बना देंगे? जाइगोट। भ्रूण का निर्माण जो 2n स्ट्रक्चर है हमारी, कैसी स्ट्रक्चर है? और ये जाइगोट ही आगे चल के एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन करेगा। किसका परिवर्धन करेगा? भ्रूण का। तो जैसे पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश किया, शीर्ष भाग टूट गया, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ संलयन क्रिया करके कौन सा निषेचन संपन्न कर देता है? ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन, या इनको बोल देते हैं युग्मक संलयन। एग सेल हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड हमारा क्या है? मेल गैमीट। एक सेल बन जाएगी डिप्लॉइड जो द्विगुणित होगी, जिसको जाइगोट या क्या कह देते हैं? युग्मंज, जो आगे परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर देगी? भ्रूण का निर्माण। इसके बाद में हमारे पास एक मेल गैमीट हमने काम में ले लिया, दूसरा मेल गैमीट और रह गया। दूसरा मेल गैमीट क्या होगा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक, ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संलयन कर जाएंगे। पहले दोनों ध्रुवीय केंद्रक संलयन करके और सिंगल सेल बना लेंगे। इस सिंगल सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोल देंगे इसको? सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्विगुणित केंद्र, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। दोनों पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड थे, n+n बराबर 2n हो गया। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्लस में एक होगा इसके साथ मेल गैमीट, तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस में मेल गैमीट। ये हैप्लॉइड है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट जब दोनों संलयन करेंगे तो एक त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। 3n न्यूक्लियस, 3n न्यूक्लियस। इस 3n न्यूक्लियस को कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n हो गया। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो कौन सा बन गया यहां पे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र क्या है हमारा? ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट का संलयन होना क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहलाएगा। ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहलाता है। अब देखिए कि एक यहां पे नोवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किया। तो हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, इसके साथ और जोड़ देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। दोहरे निषेचन की बात करेंगे तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन 2 बार संपन्न होता है। एक मेल गैमीट किसके साथ संलयन कर रहा है? एग सेल के साथ, और मेल गैमीट जाइगोट बन गया जो युग्मक संलयन। दूसरा मेल गैमीट किसके साथ संलयन कर रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ है, जो एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करेगा, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सी क्रिया कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कह दिया है। तो युग्मक संलयन और त्रिसंलयन दोनों को मिला के दोहरा निषेचन। इसके बाद में जो हमारा एक टॉपिक और है, रासायन अनुवर्तन गति भी यहां पे देखने को मिलती है, या प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया। प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया किसे कहते हैं? एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आता है। प्राग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का अर्थ हो गया कि जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरे, जर्मिनेट कर गए, अंकुरण कर गए, अंकुरण करने के बाद में पोलन ट्यूब के द्वारा विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों का श्रावण किया जाता है,
और ओवेरी के अंदर विद्यमान ओव्यूल के द्वारा भी विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण किया जाता है। उन रासायनिक पदार्थों के कारण पोलन ट्यूब इस स्टाइल भाग से मूवमेंट या गति करती रहती है और कहां तक पहुंच जाती है, अंडाशयी क्षेत्र तक। तो अंडाशय क्षेत्र तक पहुंचने के लिए विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा ये पोलन ट्यूब इसकी तरफ आकर्षित होती है। जब तक ये नहीं पहुंचती अंडाशय क्षेत्र तक, तब तक इनमें रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया। जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के कारण स्रावित होने के कारण इसी प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक अनुवर्तनी गति। कौन सी गति कह देंगे, रासायन अनुवर्तन या अनुवर्तनी गति बोल देंगे। तो एक छोटा सा ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया किसे कहते हैं या रसायन अनुवर्तन गति कहां पे प्रकट होती है फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो पोलन ट्यूब और अंडाशय क्षेत्र के द्वारा रासायनिक पदार्थों के द्वारा उद्दीपनों के द्वारा होने वाली गति क्या कहलाती है, रासायन अनुवर्तन गति कहलाती है। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि दोहरे निषेचन का लाभ क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो दोहरे निषेचन का लाभ मुख्य रूप से यही होगा कि जैसे ही एक तो युग्मक संलयन हो गया, दूसरा हमारा हो गया ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन हो गया, जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे बारंबार विभाजन करेगा, केंद्रकों की संख्या भी बढ़ा सकता है, या जो न्यूक्लियस होगा ये अपने चारों तरफ सेल वाल बना लेगा, तो सेल का निर्माण हो जाएगा, जिससे ये बार बार विभाजन करके इस एम्ब्रियो सैक को पूरी तरह से क्या कर देता है, भर देता है। उसको कहते हैं भ्रूण पोष। तो डबल फर्टिलाइजेशन वृद्धि करते हुए इस भ्रूण को, जैसे एग सेल, मेल गैमीट, जाइगोट और ये एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्तन होगा। इस वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण कहां से प्राप्त होता है, एंडोस्पर्म से। किससे प्राप्त होगा, भ्रूण पोष से। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा कि आवर्त बीजी पादपों के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन होने के बाद में ही होता है। पहले कौन सा होगा, सत्य निषेचन होगा, उसके बाद में ट्रिपल फ्यूजन होगा। तो ट्रिपल फ्यूजन किस बात की पुष्टि करता है कि इसके अंदर इसके अंदर ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन या युग्मक संलयन हो गया है। अगर युग्मक संलयन नहीं होगा उससे पहले ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा। इसकी इंपॉर्टेंट क्या हुई कि ये एक जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर हैप्लॉइड टाइप का एंडोस्पर्म होता है, एक गुणित। कैसा होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, हैप्लॉइड टाइप का। और आवर्त बीजी पादपों के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड या त्रिगुणित प्रकार का होगा। उनमें क्या होता है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, उससे पहले ओव्यूल किससे भर जाता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से भर जाता है। और किसी कारणवश से फर्टिलाइजेशन नहीं हो और ये ओव्यूल, उसके अंदर नगन बीजांड होता है, वो ओव्यूल क्या होगा, टूट के पादप से गिर जाए, तो वो पादप की एक अनावश्यक न्यूट्रिशन या जो पोषण है उसको हानि ही पहुंचाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एंडोस्पर्म पहले से बन गया। तो उनमें क्या कहलाती है, एक आवश्यक बुराई कहलाती है। यहां पे क्या होगा, किस बात की पुष्टि पहले करता है ये आवर्त बीजी पादप, कि पहले सत्य निषेचन यानी युग्मक संलयन होगा, उसके बाद में ही एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। एक आवश्यक बुराई की बात करते हैं तो आवर्त बीजी पादपों, आवर्त बीजी नहीं, कॉमन कोई भी प्लांट हो, जैसे ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की बात करें कि हम एक यहां से थोड़ा सा हटके टॉपिक है, आवश्यक बुराई की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा जल को अवशोषण करते हैं और ट्रांसपिरेशन की क्रिया के द्वारा उड़ा देते हैं। एक हमारी जो सिंपल समीकरण होती है फोटोसिंथेसिस की, CO2 प्लस H2 और सूर्य का प्रकाश, पर्ण, हरितर, ग्लूकोज का निर्माण हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो उस समीकरण में हम यूं देखते हैं कि CO2 प्लस H2O कि पादप जो जड़ों के द्वारा जो जल ले रहे हैं वो पूरा का पूरा जल भोजन निर्माण में ही काम आता होगा, नहीं। भोजन निर्माण के अंदर केवल 1% जल ही क्या होगा, काम में आएगा। बाकी 99% जो जल है, 99% जल पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हवा में उड़ा देते हैं, और काम में कितना लेते हैं भोजन निर्माण में, सिर्फ 1%। तो 99% क्या हो गया, वेस्टेज मानते हैं। यहाँ पे क्यों मानते हैं वेस्टेज, क्योंकि जल की जो अवशोषण की प्रक्रिया वो दो प्रकार की होती है, पैसिव और एक्टिव, निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो सक्रिय अवशोषण के द्वारा पेड़ पौधे पहले तो एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपनी एटीपी खपत करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, ऊपर तक पत्तियों तक चढ़ाते हैं जल को,
और ऊपर ले जाके उसको किसका क्या कर देते हैं, वाष्पित कर देते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन भी एक है, आवश्यक बुराई है। आवश्यक शब्द लगा है, बुराई भी है और कैसी है, आवश्यक। आवश्यक की बात करें, अगर पेड़ पौधे 1% ही काम में ले रहे हैं भोजन बनाने में, 99% को वाष्पित करते हैं, तो वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आता है। यानी पादप के शारीरिक ताप का नियमन करते हैं। जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसी प्रकार पादपों में ट्रांसपिरेशन उसके ताप नियमन में काम में आता है। पोषक पदार्थों के ट्रांसपोर्ट यानी विनिमय में काम में आता है। कोई भी जैविक क्रियाएं जो होती है, सिंथेसिस हो या संश्लेषणात्मक हो या विघटनात्मक हो, किसी भी प्रकार की प्रोसेस चलती रहती है पादपों में, उनमें भी जल की आवश्यकता रहती है। तो अन्य क्रियाओं में जल क्या होता है, काम में आता रहता है। तो इसलिए वहां पे भी हम क्या मानते हैं, आवश्यक है बुराई भोजन निर्माण की दृष्टि से, क्योंकि भोजन में कितना काम में लिया, 1%, 99% वाष्पित कर दिया, इसलिए वो आवश्यक बुराई। यहां भी बुराई मानी गई है जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर। जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण सत्य निषेचन से पहले हो जाता है। अगर उस बीजांड के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पादप की जितनी एनर्जी उस एंडोस्पर्म बनाने में काम में ली गई है, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है। तो ये एक आवश्यक बुराई से संबंधित हमारा टॉपिक हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरे निषेचन के लाभ की बात करते हैं, वही दोबारा आते हैं अपने। तो पहला लाभ क्या होगा कि वृद्धि करते हुए भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। दूसरा, सत्य निषेचन या युग्मक संलयन की जो निश्चितता है उसको बताता है कि इसमें सत्य निषेचन या युग्मकों का संलयन हो चुका है, क्योंकि उसके बाद में एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो यहां तक तो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, तो दो टॉपिक हुए हमारा, पॉलिनेशन और दूसरा कौन सा था, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, निषेचन में कौन सा हो गया, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन के बाद में हमारा क्या हो गया, एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया। अब जो आगे टॉपिक आएगा, पोलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश। पोलन ट्यूब का ओव्यूल में प्रवेश। जैसे ओव्यूल में प्रवेश की बात करते हैं तो इसको रफ कर देते हैं, 3 टाइप के प्रवेश हो जाएंगे। एनाटोट्रोपस टाइप का ओव्यूल बना लेंगे। ये पोलन ट्यूब आ गई, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसके पीछे पीछे हो गए 2 मेल गैमीट। पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करे तो ऐसे टाइप्स को कहते हैं पोरोगेमी, बीजांड द्वारी प्रवेश। पोरोगेमी, बीजांड द्वारी प्रवेश, कि अंडाशय क्षेत्र में पहुंचने के बाद में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाएगी। तो माइक्रोपाइल एंड से प्रवेश करती है तो पोरोगेमी। ज्यादातर या आवर्तबीजी पादपों में 80% टाइप की जो पोलन ट्यूब का इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, ये क्या है हमारा, एम्ब्रियो सेल, ये एग सेल, ये हेल्पिंग सेल, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये एंटीपोडल प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो हमेशा ही अगर बीजांड द्वार से प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं, पोरोगेमी। और ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों में पोरोगेमी टाइप की होती है। दूसरी आती है हमारी चालाजोगेमी। ये चालाजा भाग हो गया। पोलन ट्यूब इस चालाजा भाग से प्रवेश करेगी, चालाजा भाग से प्रवेश करके, और ये जो न्यूसिलस या बीजांडकाय है और ये इनर इंटेग्यूमेंट है। न्यूसिलस बीजांडकाय की वाल या भित्ति और इनर इंटेग्यूमेंट के बीच में से होती हुई बीजांड द्वार की तरफ आ जाएगी और एम्ब्रियो सैक में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो कौन सा टाइप हो जाएगा हमारा, चालाजोगेमी। चालाजोगेमी जो है ये खास तौर से किसके अंदर होती है, कैजुराइना प्लांट के अंदर आ जाएगी। एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैजुराइना। जैसे इसमें तो माइक्रोपाइल से प्रवेश कर रही है और यहां से
इस भाग में किसे, चालाजा भाग से प्रवेश करके बीजांड का या न्यूक्लियस की भित्ति और इन इंटेगुमेंट के बीच में से होती हुई बीजांड द्वार से क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। ये चालाजोगेमी। एक होता है हमारा मीजोगेमी। मीजोगेमी का जो टाइप होगा उसके अंदर क्या होगी कि पोलन ट्यूब अध्यावरणों को तोड़ती हुई, जैसे हमारा ये आउटर इंटेगमेंट है, ये इनर इंटेगमेंट है, इन अध्यावरणों को तोड़ती हुई अंदर प्रवेश करेगी और इनर इंटेगमेंट अंत अध्यावरण और बीजांड काय की भित्ति के बीच में से होके माइक्रोपाइलैंड की तरफ आ जाएगी। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा अपना, मीजोगेमी। मीजोगेमी खासतौर से कुकुरबिटेसी कुल या खीरा कुल के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, कुकुरबिटेसी या खीरा कुल के अंदर। तो पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कितने प्रकार से होता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो 3 प्रकार के प्रवेश हो जाएंगे, पोरोगेमी, चालाजोगेमी और एक कौन सा हो जाएगा, मीजोगेमी। पोरोगेमी के अंदर पोलन ट्यूब सीधा माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है। चालाजागेमी के अंदर पोलन ट्यूब पहले चालाजा भाग के अंदर आएगी, चालाजा भाग से फिर इनर इंटेगमेंट और न्यूक्लियस या बीजांड काय की भित्ति के बीच में से होती हुई माइक्रोपाइलैंड से प्रवेश कर जाएगी। तीसरा जो होगा मीजोगेमी, उसके अंदर जो 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य और अंत अध्यावरणों को तोड़ते हुए बीजांड काय और अंत अध्यावरण के बीच में से होती हुई बीजांड द्वार में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसा प्रकार क्या कहलाता है, मीजोगेमी। मीजोगेमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कुकुरबिटेसी। चालाजोगेमी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैजुरैना। और पोरोगेमी के अंदर लगभग आवर्तबीजी प्लांट जो होंगे ना, 80% जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का प्रवेश होगा, पोरोगेमी। फिर एक थोड़ा सा और है इसमें कि जो माइक्रोपाइल एंड से जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगी, तो ऑर्थोटाइप्स का ओवरव्यू बना लेते हैं दोबारा। ये एग सेल होगी, ये हेल्पिंग सेल होगी। हेल्पिंग सेल को आकार में छोटा बनाएंगे, एग सेल को आकार में बड़ा बनाएंगे। अब देखिए ये पोलन ट्यूब आ रही है, बीजांड द्वार से एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करना है इसको। भ्रूण कोश में जब ये प्रवेश करेगी, तो जैसे ये पोलन ट्यूब यहां से प्रवेश करती है तो कई प्रकार की संभावनाएं बनती है कि ये एम्ब्रियो सैक में कैसे प्रवेश कर रही है। तो संभावना नंबर 1 हो जाएगी कि ये पोलन ट्यूब किसी एक हेल्पिंग सेल को तोड़ते हुए, किसी एक हेल्पिंग सेल, जैसे पार्श्व में 2 हेल्पिंग सेल है, किसी एक हेल्पिंग सेल का विघटन करते हुए पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर जाएगी। दूसरा जो एक संभावना और बनती है वो होगी एक हेल्पिंग सेल और एग सेल, हेल्पिंग सेल और एग सेल के बीच में से यहां से प्रवेश कर सकती है। हेल्पिंग सेल और एग सेल की जो भित्तियां चिपकी हुई है इनको तोड़ती हुई एम्ब्रियो सैक में क्या कर जाएगी, प्रवेश कर सकती है। तीसरी जो संभावना बनती है वो होगी हेल्पिंग सेल और एम्ब्रियो सैक की वाल। अब इसको हम एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक की भित्ति बोल सकते हैं, या यूं कह सकते हैं ये न्यूक्लियस या बीजांड काय हो गया। तो बीजांड काय और हेल्पिंग सेल के बीच में से, बीजांड काय और हेल्पिंग सेल के बीच में से भी पोलन ट्यूब क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। इसको बीजांड काय बोलते हैं या फिर इसको एम्ब्रियो सैक को साथ में लेंगे। तो हेल्पिंग सेल और एम्ब्रियो सैक की भित्ति, हेल्पिंग सेल व एम्ब्रियो सैक की भित्ति के बीच में से होती हुई भी पोलन ट्यूब क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश में कितने प्रकार से प्रवेश करती है, एम्ब्रियो सैक में कितने प्रकार से प्रवेश करती है। तब तो आपको टाइप्स ऑफ इंटर्न्स का बताना है, प्रवेश के प्रकार बताने हैं, उनमें चालाजोगेमी, पोरोगेमी और मीजोगेमी। एक स्पेशली आ जाता है कि पोलन ट्यूब
माइक्रोपाइल एंड से जब प्रवेश करती है तो एम्ब्रियो सैक में किस प्रकार प्रवेश करती है। तो माइक्रोपाइल स्पेशली पूछा जाए तब हम कहेंगे कि माइक्रोपाइल से ये प्रवेश करेगी तो या तो दोनों हेल्पिंग सेल में से एक हेल्पिंग सेल को तोड़ के प्रवेश कर सकती है, या एग सेल व हेल्पिंग सेल के बीच में से प्रवेश कर सकती है, या एग सेल या न्यूक्लियस या बीजांडकाय के बीच में से क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। तो आज का अपना जो इस एपिसोड में टॉपिक रहा है फर्टिलाइजेशन क्या था, उससे पहले पॉलिनेशन, थोड़ा सा परागण के बारे में बता दिया, जैविक अजैविक कारक थे, घटक थे, प्रकार थे, परागण हो गया, फिर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन या परागण के बाद में फर्टिलाइजेशन आ गया, निषेचन, निषेचन के अंदर भी हमने डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, दोहरे निषेचन के बाद में हमने प्राग स्त्री पारस्परिक क्रिया पढ़ी, रासायन अनुवर्तन के बारे में बताया, पोलन ग्रेन का अंकुरण किस प्रकार से होता है, कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती है, और पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कितने प्रकार का होगा वो पढ़ लिया। हमारे पास अब जाइगोट का निर्माण हो गया, एग सेल प्लस मेल गैमीट जाइगोट, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट के द्वारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र के। तो नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्र से भ्रूण पोष का निर्माण और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष के प्रकार पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जाइगोट बना था, जाइगोट से क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट है एम्ब्रियो। दो मेजर टॉपिक रह गए हमारा, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म और एक रह जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। थैंक यू।